ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार। राज्य के 14 जिलों में पॉजिटिविटी दर 8% या इससे कम दर्ज की गई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त के रूप में आज राज्य के 22 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित की गई। टूल किट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के विरोध में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जिलों में प्रदर्शन और नारेबाजी की। कल इस मुद्दे को लेकर भाजपा जेल भरो आंदोलन करेगी। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने और अंधड़ चलने की संभावना। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। राज्य की औसत पॉजिटिविटी दर गिरकर 8% तक पहुंच गई है। राज्य के 14 जिलों में पॉजिटिविटी दर 8% या इससे कम है। इस बीच प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 5,212 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 9,36,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में 81,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। वहीं प्रदेश में अब तक 8,42,600 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बिलासपुर जिले में अब तक 95% कोविड मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इनमें 54,000 से अधिक मरीज होम आइसोलेशन में रहते हुए स्वस्थ हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजनांदगांव जिले में कोरोना संक्रमण से प्रभावित मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 4 सेवा रथ एम्बुलेंस का वर्चुअल लोकार्पण किया। उधर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में छुईखदान एसडीएम अविनाश भोई ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शासकीय सेवकों की एक विशेष टीम बनाई है। इनमें कोटवार, ग्राम पटेल, पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन और शिक्षक शामिल हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने का अधिकार कोटवारों को दिया गया है। इस टीम के सदस्य कोरोना टीकाकरण के लिए भी ग्रामीणों को प्रेरित कर रहे हैं। वहीं बलरामपुर जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है। इससे प्रतिदिन 100 ऑक्सीजन सिलेंडरों में रिफिलिंग की जा सकेगी। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी कर महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और इस महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों सहित समाज के संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा है। परामर्श में मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने और इससे वकीलों, मनोवैज्ञानिकों और गैर सरकारी संगठनों को जोड़ने के लिए कहा है। इस बीच देशभर में आयुष कोविड-19 परामर्श हेल्पलाइन शुरू की गई है। प्रत्येक दिन सुबह 6 से रात के 12 बजे तक यह हेल्पलाइन काम करेगी। इसका टोल फ्री नंबर है 14443। लोग इस हेल्पलाइन के माध्यम से आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरलपैथी, यूनानी और सिद्धा विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। ये विशेषज्ञ न केवल परामर्श और उपचार के बारे में बताएंगे, बल्कि उन्हें करीब की आयुष सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी देंगे। छत्तीसगढ़ में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक इस आयु वर्ग के 6,66,000 से अधिक युवाओं को टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच सीजी टीका वेब पोर्टल के माध्यम से अब तक 26,54,000 से अधिक नागरिकों ने अपना पंजीयन कराया है। आज 3,26,000 से अधिक लोगों ने अपना पंजीयन कराया। इसमें से 26,607 लोगों का टीकाकरण शेड्यूल किया गया। वहीं आज 19,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए।
वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि प्रदेश में चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत राज्य को प्राप्त टीकों का उपयोग निर्धारित आयु वर्ग के लोगों में किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर डोज का औसत वेस्टेज 2% है, वहीं छत्तीसगढ़ में यह बहुत ही कम है। इस बीच छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आज 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के कोरोना टीकाकरण मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत में शपथ पत्र पेश करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 जून तक शपथ पत्र पेश करने के लिए समय दिया है। छत्तीसगढ़ में आज से अन्य राज्यों से हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों को अब बोर्डिंग के समय आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। राज्य सरकार ने कोविड संबंधी दिशा निर्देशों में आंशिक बदलाव किए हैं। इससे पहले कोरोना जांच की रिपोर्ट लाना अनिवार्य था। छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए आज से नए दिशा निर्देश लागू हो रहे हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार अब रेल, सड़क या हवाई मार्ग से छत्तीसगढ़ आने वाले जिन यात्रियों के पास 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होगी या जिनके पास कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण पत्र होगा, उन्हें ही राज्य में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे हवाई यात्री जिनके पास निर्धारित समय अवधि की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट नहीं होगी, उनकी कोविड जांच एयरपोर्ट पर की जाएगी तथा रिपोर्ट प्राप्त होने तक इन यात्रियों को होम आइसोलेशन में रहना होगा। विमान से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए बोर्डिंग के समय आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट दिखाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने में सामाजिक संस्थाएं और लोग सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले में युवाओं ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। ये युवा जरूरतमंदों को खाना उपलब्ध कराने के साथ ही लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। वहीं जरूरतमंदों को ऑक्सीजन और अन्य दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दे रहे हैं। उधर दुर्ग जिले के मूर्तिकार चित्रकार संघ ने सभी घरों को सैनिटाइज करने का कार्य शुरू किया है। संघ द्वारा अब तक रिसाली क्षेत्र के 26,000 से अधिक घरों को सैनिटाइज किया जा चुका है। चित्रकार संघ के संरक्षक परम यादव ने बताया कि दुर्ग के 6 लाख घरों को सैनिटाइज करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए करीब 13 टीमों का गठन किया गया है। इसी तरह भिलाई में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह की महिलाएं लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक कर रही हैं। ये महिलाएं पंजीयन से लेकर वैक्सीन लगवाने तक के कार्य में महिलाओं की सहायता करती हैं। इधर सूरजपुर जिले में पहाड़ पर बसे ओड़गी ब्लॉक के 4 गांवों में अब तक कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। इन गांवों के सभी ग्रामीण कोरोना टीकाकरण के प्रति जागरूक हैं और उन्होंने 30 किलोमीटर पैदल चलकर वैक्सीन लगवाई है। वहीं महासमुंद जिले के 119 गांवों और तुमगांव नगर के 2 वार्डों में भी एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। ऐसा यहां के लोगों के कोविड से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक होने के कारण हुआ है। वहीं बालोद जिले में स्थित कोविड केयर सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को देखने संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद पहुंचे। इस दौरान कोविडग्रस्त बच्चों ने केक काटा और कोरोना को मात देने का संकल्प लिया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बच्चों के उपचार की व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में दुर्ग स्थित चंदूलाल चंद्राकर कोविड अस्पताल में 25 बिस्तरों वाला चाइल्ड आईसीयू बनाया जा रहा है। शिशु रोग विशेषज्ञों ने बताया कि बच्चों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन, मेडिकल ऑक्सीजन और अन्य दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इस बीच प्रदेश में ब्लैक फंगस संक्रमण के भी कई मामले सामने आए हैं। आज भिलाई निवासी एक महिला की इस संक्रमण की वजह से मौत हो गई। उसका इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। दुर्ग जिले में ब्लैक फंगस से पीड़ित 18 नए मरीजों की पहचान की गई है, जिनमें से 9 मरीजों को इलाज के लिए एम्स रायपुर में रिफर किया गया है। वहीं अन्य मरीजों का उपचार दुर्ग में चल रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि जिले में ब्लैक फंगस से बचाव और रोकथाम के लिए पोस्ट कोविड कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR,
ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किश्त के रूप में आज राज्य के 22 लाख किसानों के खातों में 1500 करोड़ रूपये की राशि ऑनलाइन अंतरित की। इसके साथ ही कृषि आदान सहायता राशि का अंतरण भी हितग्राहियों के खातों में किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की शहादत दिवस के अवसर पर आज रायपुर में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान न्याय योजना के तहत राज्य के किसानों को कुल 5,597 करोड़ रूपये की राशि 4 किस्तों में दी जाएगी। वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्य उपस्थित थे। वहीं मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत राज्य के 72,000 ग्रामीणों और पशुपालकों को बीते 15 मार्च से 15 मई के बीच गौठानों में बेचे गए गोबर के एवज में 7 करोड़ 17 लाख रूपये का अंतरण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने गौठानों में निर्मित सुपर कम्पोस्ट खाद किसानों के विक्रय के लिए लॉन्च किया। उच्च जैविक विशेषता वाली इस सुपर कम्पोस्ट खाद की कीमत प्रति किलोग्राम 6 रूपये निर्धारित की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रायपुर के राजीव गांधी चौक स्थित प्रतिमा स्थल के सौंदर्यीकरण कार्य का वर्चुअल लोकार्पण किया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की शहादत दिवस के अवसर पर आज विभिन्न शासकीय कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल के सदस्यों और गणमान्य लोगों को आतंकवाद विरोधी दिवस की शपथ दिलाई। सभी लोगों ने अहिंसा और सहनशीलता की परंपरा में विश्वास रखते हुए आतंकवाद और हिंसा का विरोध करने तथा विघटनकारी शक्तियों से लड़ने का संकल्प लिया। वहीं प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि सोशल और डिजिटल मीडिया के माध्यम से आतंकवाद विरोधी दिवस के संदेशों का संचार किया जाए। इस बीच मुंगेली जिले में कांग्रेस सेवा दल ने कंचन केन्द्र में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया। उधर दुर्ग जिले में कांग्रेस कमेटी की ओर से 3 दिनों तक सेवा कार्य करने का संकल्प लिया गया। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में भी कांग्रेसजनों ने स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। टूल किट मामले में रीट्वीट करने पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस द्वारा FIR दर्ज किए जाने के विरोध में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जिलों में अपने अपने घरों के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि डॉक्टर सिंह सहित अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज कराए गए मामलों को वापस लिया जाए। इस मुद्दे को लेकर कल भाजपा जेल भरो आंदोलन करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रायपुर के सिविल लाइन थाने में और अन्य कार्यकर्ता अपने अपने थाना क्षेत्र में गिरफ्तारियां देंगे। इस बीच डॉक्टर सिंह ने कहा है कि टूल किट मामला देश को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता देश का अपमान सहन नहीं कर सकते, इसलिए वे अपनी गिरफ्तारी देंगे। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बीती रात सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 13 माओवादी मारे गए हैं। इनमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इधर दंतेवाड़ा जिले के बोदली कैंप में एक इनामी सहित 4 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 3 माओवादी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दंतेवाड़ा जिले में DRG के जवानों ने सर्चिंग के दौरान एक माओवादी का शव बरामद किया है। घटनास्थल से 2 IED, वायर और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है। उधर नारायणपुर जिले में पुलिस ने नेड़नार के जंगल से 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 49 पर अर्जुनी गांव के पास एक एंबुलेंस सड़क किनारे खड़े 4 पहिया वाहन से टकरा गई। इस हादसे में एंबुलेंस चालक सहित 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 अन्य लोगों को बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस एंबुलेंस में कोरोना पॉजिटिव मरीज को बेहतर इलाज के लिए जांजगीर से बिलासपुर ले जाया जा रहा था। वहीं रायगढ़ जिले के ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रेलर की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। इधर कोरबा जिले में पिकनिक मनाने गए 2 सगे भाइयों की केंदई जलप्रपात में डूबने से मौत हो गई। और अब पेश है मौसम का हाल। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती घेरा और यहां से तटीय कर्नाटक तक एक द्रोणिका स्थित होने के कारण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर कल गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इसके अलावा 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान प्रदेश में गर्मी बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि अगले कुछ दिनों में प्रदेश के औसत तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि हो सकती है।
अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की कक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विकसित ई कृषि पाठशाला ऐप के माध्यम से इसका मूल्यांकन किया गया है। मुख्यमंत्री निर्धन कन्या विवाह योजना में कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर राजनांदगांव जिले में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत चलने वाली लोकमान्य तिलक टर्मिनस हावड़ा एक्सप्रेस जो सप्ताह में 4 दिन चलती है, यात्रियों की कमी को देखते हुए अब यह एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन चलेगी। कोंडागांव जिला कलेक्टर ने बैंकों को 50% स्टाफ के साथ सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी प्रकार के लेनदेन की अनुमति दे दी है। रायपुर के पास भनपुरी इलाके में स्थित केमिकल फैक्ट्री में आज शाम आग लग गई। समाचार लिखे जाने तक दमकल कर्मी इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और पंजीयक सहकारी संस्था ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव में गड़बड़ी के कारण संचालक मंडल को भंग कर कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार। राज्य के 14 जिलों में पॉजिटिविटी दर 8% या इससे कम दर्ज की गई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किश्त के रूप में आज राज्य के 22 लाख किसानों के खातों में 1500 करोड़ रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित की गई। टूल किट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के विरोध में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जिलों में प्रदर्शन और नारेबाजी की। कल इस मुद्दे को लेकर भाजपा जेल भरो आंदोलन करेगी। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने और अंधड़ चलने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।